मैं सबसे पहले तो सदन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने, सदन के साथियों ने इसके विभिन्न जीएसटी बिल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और ये अच्छी चर्चा है, क्योंकि जो माननीय गोपाल राय जी ने बात रखी, अविजेंद्र गुप्ता जी ने रखी है, कई अन्य साथियों ने रखी, राखी बिरलान जी, अलका जी, सोमनाथ भारती जी से चर्चा शुरू हुई। कई साथियों ने जो भी इनपुट्स मिले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है जो सभी राज्य की विधानसभा पास कर रही हैं, धीरे धीरे कर रही हैं। माननीय विजेंद्र गुप्ता जी को शायद तथ्यों की जानकारी नहीं है, जैसा कि उन्हें कई बार नहीं होती है और हमेशा, हाँ, और कई बार आधे अधूरे तथ्य लेके आ जाते हैं, आधे अधूरे तथ्य लेके आ जाते हैं, उसकी सूचना भी उन्हें नहीं होती, उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं होती, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती, वो कुछ भी बता देते हैं। खैर, मैं मानता हूं, अब क्या करें, अगर थोड़े ज्यादा होते तो बता देते। ये 12वीं विधानसभा है देश में जो इस बिल को पास कर रही है, आज इस पर चर्चा कर रही है, विशेष बैठक करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब करेंगे। मैं, क्योंकि मेरी सभी वित्त मंत्रियों से लगातार बात होती रही है, हो सकता है अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर अधिकतर विधानसभाएं करें। ज्यादा सर जी, बीजेपी वालों ने भी नहीं किया, मैं उनसे तो बोलो, मैं बुरा मैं क्यों मानूंगा, आप मानो। बीजेपी की चिंता मैं क्यों करूं, आप करें, ठीक। तो तथ्य आपके गलत है, मैं बुरा क्यों मानूंगा। लेकिन इसके जितने भी पहलुओं पर बात की, वो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। रिफॉर्म, कोई भी रिवॉल्यूशनरी चेंज, सरकार उसको आगे बढ़ के उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए उसको हमेशा समर्थन करती रही है। हम कोई जुमला या डबल स्टैंडर्ड वाली पार्टी नहीं है, सरकार नहीं है कि राज्य की सरकार में बैठेंगे और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हुई तो केंद्र की नीतियों का विरोध करेंगे और फिर उसी नीति को अगर केंद्र में आए तो लागू करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो सकती है, आम आदमी पार्टी की राजनीति नहीं है। इसीलिए आज हम इस बिल को इस सदन में लेके आए हैं। नहीं तो हम भी कॉपी पेस्ट मोदी जी मार सकते थे, हम भी मोदी जी की पॉलिसी को कॉपी पेस्ट कर सकते थे। जब राज्य की सरकार में रहो तो केंद्र का विरोध करो। कई सदस्यों ने जो बातें रखी, उनमें से मूल बात यह है कि जीएसटी, नितिन भाई ने कई चीजों को रखा है कि हम ला क्यों रहे हैं, इसका इंटेंट क्या है। कि देश में गुड्स एंड सर्विसेज कि और कई जो 17 तरह के टैक्सेस हैं, इनकी मल्टीप्लिसिटी है, कई तरह के टैक्स हैं, उनकी रिटर्न अलग फाइल करनी पड़ती है, उनके हिसाब से उनके दफ्तर अलग, उनके अफसर अलग, उनके रूल्स अलग, सब कुछ अलग अलग। तो देश के व्यापारी के लिए ये एक फायदे की चीज है कि उसको 17 तरह के अलग अलग टैक्स लॉ से गवर्न होने की जगह एक से गवर्न होना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल ये एक अच्छी चीज है और इसीलिए हम जीएसटी का समर्थन करते हैं। इसीलिए आज हम इस एसजीएसटी को यहां पर लेकर सदन में प्रस्तुत हुए हैं। ये देश के व्यापारियों के लिए, देश के व्यापारी को जितनी सहूलियत होगी उतनी देश के कंज्यूमर को, देश के आम आदमी को सहूलियत होगी, ऐसा इससे आकलन है। तो अब ये बात हमको तो, जिस दिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना और मैंने अपने डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और डायरेक्टर और सबके साथ में रिव्यू लिया, उसमें जीएसटी पे चर्चा हुई, उस दिन से, बल्कि उस दिन से पहले से, जब से केंद्र सरकार ने जीएसटी के बारे में बात करना शुरू किया, जब से उम्मीद बंधी कि भारतीय जनता पार्टी आ गई है। कांग्रेस के समय में भले ही विरोध करती थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी का विरोध किया, पी चिदंबरम जी का विरोध किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी योजना में शामिल रहा, उनकी भी योजना का विरोध किया जब मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया, मुझे तब तक हम उस दौर में हम सत्ता में नहीं थे, उस दौर में हम यहां सरकार के रूप में नहीं थे, तब भी हमें लगा, हम उस दौरान यहां पे प्रेसिडेंट रूल था, एलजी रूल था, उस दौरान भी मैंने सोचा कि ये दिल्ली के लिए अच्छा है। और जब सत्ता में आए तो हमने इसको समर्थन करने के लिए अपना पूरा खाका तैयार किया, अधिकारियों के साथ बैठक करके कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये दिल्ली के लिए अच्छी चीज है, देश के लिए अच्छी चीज है। जीएसटी इन प्रिंसिपल, इसीलिए हर बैठक में शामिल हुआ और बल्कि मैंने तो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया है
कि जीएसटी की बैठक में किस मंत्री ने क्या कहा, इसके मिनट्स बनते हैं किसी समय पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, इसको बाकायदा शब्द से प्रकाशित किया जाए। पता तो चले देश की जनता को कि कौन जीएसटी की काउंसिल में देश के व्यापारियों और देश की जनता के हित में बोल रहा था, और किस पार्टी का कौन वित्त मंत्री खड़े होकर कहता था कि अगर अफसरों ने तय कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, छोड़ो इसको। पता तो चले वो कौन सी पार्टी के वित्त मंत्री हैं, पता तो चले देश को कि किस पार्टी की बुद्धिमत्ता ये कहती है कि अगर अफसरों ने एक बार तय कर लिया तो माननीय चेयरमैन साहब जो तय कर लें सो कर लें, अब हम काहे को चोंच लड़ा रहे हैं इस पे। इस भाषा में भी किसी पार्टी के, क्योंकि मैं दूसरी पार्टी, विजय गुप्ता जी समझ रहे हैं मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूं, उनको पता है किस पार्टी की ओर इशारा है, पता तो चले देश को। तो मैंने इसीलिए उनको रिक्वेस्ट किया था, मैंने इसीलिए माननीय वित्त मंत्री जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया था कि इसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स पब्लिक डोमेन में जाने चाहिए। जैसे आज कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की डिबेट्स पब्लिक डोमेन में है, उसी तरह से जीएसटी काउंसिल की जो डिबेट्स हुई, किस वित्त मंत्री ने किस पक्ष को किस पुरजोर तरीके से रखा, किस पे ऑब्जेक्शन रखा, किस पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर रखा, किस पे डिसेंट हो गया। हाँ, तो वो चीजें पता तो चले देश को। कौन पूरी 14 बैठकों में एक भी बार में नहीं बोला, कौन क्या बोलता था, ये सब चीजें आएंगी। और उसमें आपको नहीं अपनी पार्टी के नेताओं पे लगे कि यार ये कहां से चुन लाए हम ऐसे ऐसे लोगों को, आप बात करेंगे उसके बाद। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। हाँ, नहीं, मैं तो कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कई सदस्यों में बात रखी, मैं उसमें उसके लब्बे में एक समराइज करते हुए कहना चाहता हूं कि देखिए यहां जितनी बातें रखी गई, एक है जीएसटी कॉन्सेप्ट और जीएसटी एक्ट के बारे में। आज हम सदन में टेक्निकली जिस बात पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि जीएसटी की कॉन्सेप्ट और जीएसटी का जो बिल यहां पे रखा है। दूसरा है जीएसटी के प्रोसीजर्स, टैक्स स्लैब्स, फिटमेंट्स, उसके रिटर्न, उसके फॉर्म्स। इसको एक्ट में नहीं रखा गया है, इसको जीएसटी काउंसिल हमेशा डिस्कस करेगी और आगे भी करती रहेगी। सरकारें केंद्र में भी बदलेंगी, राज्यों की भी बदलेंगी, मंत्री वित्त मंत्री सब बदलते रहेंगे समय समय पे, लेकिन ये लॉन्ग रन में हमेशा तय होता रहेगा। एक है इसकी फाउंडेशन जीएसटी एक्ट। तो आज हम जिस चीज के लिए डिसीजन लेने के लिए यहां बैठे हैं कि हम जीएसटी एक्ट को मंजूर करते हैं कि नहीं करते, तो मेरा सदन के सदस्यों से आग्रह रहेगा कि जीएसटी एक्ट को, क्योंकि इन प्रिंसिपल एक अच्छी कॉन्सेप्ट है, इसको मंजूर किया जाए। लेकिन जहां तक माननीय सदस्यों ने कुछ चीजें रखी हैं, नेता विपक्ष ने भी उन चीजों की तरफ कुछ इशारा किया, उनका दर्द मैं समझता हूं कि पार्टी से हैं, विपक्ष में हैं तो बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन रोहिणी जिस विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली में भी नेता विपक्ष के नाते उनके पास भी लोग आते होंगे, उनसे बताते होंगे भाई ये जीएसटी में क्या करवा दिया। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको समराइज करके मैं, क्योंकि कल मेरे पास कुछ लोग आए थे, क्योंकि मैं यहां सदन में आने से पहले भी और 3 तारीख की बैठक में आने से पहले नेता प्रतिपक्ष ने अभी बात रखी, आपने वहां रखा कि नहीं रखा। मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूं और सदन के रिकॉर्ड में डालना चाहता हूं कि जितना फिटमेंट का काम था टैक्सेशन का, टैक्स की स्लैब्स का, वो 1 घंटे में खत्म हो गया होता अगर मैं विरोध नहीं करता था। वो एक ही मीटिंग में खत्म हो गया होता। 3 तारीख की मीटिंग रखी इसलिए क्योंकि इस सदन ने 2 बजट में कई चीजों पर टैक्स कम किया है और मैं पुरजोर तरीके से वहां रखता रहा कि नहीं, दिल्ली में होटल्स में 250 रुपए का कमरा कुछ मायने नहीं रखता है। हमारी विधानसभा ने 1500 रुपए तक के कमरे पर हम लोगों ने लग्जरी टैक्स माफ किया हुआ है और कई राज्य अपने अपने हिसाब से रख रहे थे। लगभग डिसीजन हो चुका था। मैंने कहा नहीं, दिल्ली की तरफ से ये मैं स्वीकार नहीं करता और मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा, अंदर भी बाहर करूंगा और बाहर भी करूंगा। उसकी वजह से इसी तरह से कपड़े पर, फैब्रिक पर हमने एक डिसीजन लिया था, हम कुछ टैक्स रखेंगे, फिर हमने वापस लिया उसको, उसके फायदे हुए। इसी तरह से चप्पल जूता पर, सस्ते चप्पल जूता पर, ये सारे डिसीजन, क्योंकि यहां का एक्सपीरियंस था, इस एक्सपीरियंस को मैंने वहां रखा। इसकी वजह से एक और मीटिंग जीएसटी काउंसिल को 3 तारीख की बुलानी पड़ी, नहीं तो ये तो उसी मीटिंग में सब कुछ तय हो गया होता। वहां बड़ा टैक्स लगाने की योजना है, बहुत सारी चीजों पर रोका है और यथाशक्ति जहां तक रोक सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जीएसटी काउंसिल में हमारी हैसियत ऐसी है जैसे आपकी यहां पे संख्या तो उतनी ही। देखिए डेमोक्रेसी संख्या बल से चलती है। मैं रखता हूं चीजों को,
इन प्रिंसिपल बार बार मैंने इस बात को रखा है जीएसटी काउंसिल में कि साहब, अरे केंद्र और राज्य में कौन सी पार्टियां, चलिए बहस नहीं करते हैं, आपको पता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बार बार मैंने इस चीज को रखा है कि जीएसटी काउंसिल का, जीएसटी का फोकस पब्लिक सेंट्रिक होना चाहिए, ऑफिसर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। बहुत बार मैंने इस डिस्कशन को डाइवर्ट कराया कि हम ऑफिसर्स क्या करेंगे, कौन ऑफिसर्स होंगे, कौन से के हाथ में कितना अधिकार होगा, इस सब पे इतना समय लगा रहे हैं। अरे जनता टैक्स देगी, व्यापारी टैक्स लेगा, वो कैसे यहां तक पहुंचाएगा, उसके बारे में ज्यादा चिंता करो, इस बारे में चिंता मत करो किस तरफ के बैठे अफसर, किस तरफ के बैठे अफसर क्या फैसला लेंगे, कैसे उसको। ऑफिसर सेंट्रिक, पेपर सेंट्रिक, क्लॉज सेंट्रिक नहीं, पीपल सेंट्रिक टैक्सेशन सिस्टम करो अगर इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म कर रहे हो। इसको मैंने बहुत पुरजोर तरीके से रखा है। इस बात को रखा है कि दिल्ली के अनुभव के साथ मैंने इस बात को रखा है कि टैक्स जितना कम होगा उतना ही उसका कंप्लायंस, टैक्स रेट जितना कम होगा उतना ही कंप्लायंस ज्यादा होगा। आप 20%, 25%, 28%, 40% टैक्स कर दीजिए, जिस जिस आइटम पर आप ज्यादा टैक्स लगाएंगे उस आइटम को खरीदने वाली जनता रोएगी और उस आइटम पर व्यापार करने वाला व्यापारी चोरों की श्रेणी में शामिल होता रहेगा, क्योंकि वो टैक्स चोरी करवाएगा। अगर वो टैक्स चोरी होगा, वहां पे एवेजन होगा। जितना आप लोअर टैक्स रखेंगे उतना फायदा है। जैसे मैं छोटे छोटे से उदाहरण, और कैसी कैसी चीजों को मैं क्योंकि सहमत हूं और मैं 3 तारीख की मीटिंग में इस बात को रखूंगा और मैंने 17-18 में भी रखा था इन चीजों को। कल व्यापारी आए, ऑप्टिकल्स लेंसेज ग्लासेस वाले, बोले साहब ये चश्मा, नजर की बीमारी तो आज आम बच्चे को होती है, अब उस चश्मे पे भी हमने 28% टैक्स लगा दिया, ये तो ठीक नहीं है। बात ठीक है जी, कोई लग्जरी आइटम थोड़ी है, कोई शौक के लिए थोड़ी लगा रहा है, ये तो नीड है, बच्चे की नीड हो गई है आज की तारीख में। चश्मा 5 छठी उम्र से लग जाता है बहुत सारे लोगों को। तो इस पे तो हमें पीपल सेंट्रिक सोच लगानी पड़ेगी। इस चीज को मैंने रखा है और आगे भी रखूंगा। मैंने आटे पे टैक्स लगा रहे हैं, विरोध किया इसका, इसीलिए 3 तारीख तक पोस्टपोन हुआ। आगे भी विरोध करूंगा इस चीज का, हर चीज का विरोध करता हूं जो चीज हायर टैक्स रेट की तरफ जाती है। इन प्रिंसिपल हायर टैक्स के विरोध में हूं मैं वहां पे। ये मार्बल के लिए कहा, मार्बल बड़ा लग्जरियस आइटम है जी। सर जी, मार्बल जब लोग करोड़ों रुपए घर बनाते हैं तो लग्जरियस आइटम होता है, लेकिन एक दिल्ली में किसी अनऑथराइज कॉलोनी में, ऑथराइज कॉलोनी में छोटा सा फ्लैट, डीडीए के फ्लैट में 80 गज के, 50 गज के, 100 गज के फ्लैट में रहने वाला आदमी जब अपना बाथरूम रिपेयर करता है और उसको 10,000 रुपए का मार्बल मार्केट से खरीद के लाना पड़ता है, 2,000 रुपए का वॉशरूम और फिटिंग्स लानी पड़ती हैं, उस पर अगर वो 28% टैक्स देगा तो सर बहुत भारी पड़ेगा उसको। हम 1-2 करोड़ के मकानों, कोठियों के बारे में सोच सकते हैं, हम चमचमाते मार्बल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आम आदमी भी आज की तारीख में सोचता है कि बाकी घर में मार्बल कहीं हो ना हो, कम से कम मेरे बाथरूम में और मेरी किचन में थोड़ा सा टाइल्स हो जाए, वहां टाइल्स हो जाए, साफ सफाई रहेगी वहां। उसका महंगा हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? इस चीज को मैंने रखा है। कल और भी लोगों ने अपनी बात रखी, ऑटो पार्ट्स वालों ने, इलेक्ट्रिकल आइटम्स वालों ने रखा। साहब पंखा, हम इलेक्ट्रिकल आइटम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम कोई छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है। अरे एक घर में बल्ब ट्यूबलाइट बदलना, किसी को अगर 2,000 रुपए का पंखा लेना है, उस पर अगर आप 28% का टैक्स लगा दोगे तो वो 1,300 रुपए का हो गया, 1,250 रुपए का हो गया। इन चीजों का तो वहां भी विरोध किया, बाहर भी विरोध करेंगे, और अंदर नहीं सुनेंगे तो बाहर भी विरोध करेंगे, अंदर सुनेंगे तो खुश होकर कहेंगे बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ और चीजों की तरफ जिक्र हुआ, टिम्बर, प्लाईबोर्ड, इन सब पे मैं पहले भी बोल चुका हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कल एक व्यापारियों ने रखी, क्योंकि जब व्यापारी से बात करते हैं, मैं कम से कम नहीं तो जिस तरह की मीटिंग मैंने कल की है, कम से कम 1.5 दर्जन मीटिंग्स मैंने अलग अलग समय पे व्यापारियों के साथ की हैं, एक्सपर्ट्स के साथ की हैं, सारे जनता में, मार्केट में जाकर लोगों से बात की है, जनता के एसोसिएशंस के अलावा ऑर्डिनरी दुकान वालों से क्या समझते हो, क्या करना है, कैसे करना है। कल एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज लेकर आए, बोले साहब, उसने उसका उदाहरण दिया कढ़ाई का और करछी का। बोले साहब चम्मच 18% पे और कटोरी 12% पे। अब खाना खाना है तो 12% की कटोरी और 18% की चम्मच, और अगर गलती से डिनर सेट खरीदने चले जाओ तो कितना % लगेगा पता नहीं, क्योंकि उसमें कटोरी भी होती है और चम्मच भी होती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, और मैं यहां ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि
जब जब मैंने काउंसिल की मीटिंग में इन चीजों को रखा है, क्योंकि अलग अलग राज्य हैं, बीजेपी बाहुल्य है अभी वित्त मंत्रियों का भी, लेकिन माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को जब जब मैंने बहुत फैक्ट के साथ में चीजें रखी हैं, उन्होंने कंसीडर भी किया है कुछ चीजों को, हर चीज को नहीं किया, बहुत सारी चीजों को भी राज्यों के दबाव में नहीं किया। जैसे कि रियल एस्टेट का मसला था, रियल एस्टेट के मसले पर मेरा स्पष्ट मानना है, और मैं वहां कहा, बहुत विरोध कर करके कहा कि साहब ये हम देश के ब्लैक मनी को व्हाइट करने की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि ब्लैक मनी खत्म होना चाहिए, ब्लैक मनी निकल के आना चाहिए, ब्लैक मनी पाइपलाइन में आना चाहिए, देश की सप्लाई चेन में आना चाहिए। और रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी, रियल एस्टेट वो सेक्टर है जहां देश का सबसे ज्यादा ब्लैक मनी लगता है। कौन आदमी कितने फ्लैट खरीद के डालता है, कौन आदमी कितने रियल एस्टेट की कंपनियां चला रहा है, किसके घर के नाम पे, कितनी बीवी बच्चों के नाम पे, रिश्तेदारों के नाम पे, दुनिया देश भर में रियल एस्टेट की कंपनियां चल रही हैं। इसको लेकर आइए जीएसटी के दायरे में, पता चलना चाहिए कहां से कितना सीमेंट आ रहा है, कहां से कितना रेता आ रहा है, कहां से सारी चीजें क्लब होकर फिर मकान बन रहे हैं, मकान बिक रहे हैं, सारी चीजें टैक्स नेट में एक ही नेट, एक ही चेन में होनी चाहिए। चेन में आएंगी तो पकड़ में आएंगी। और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अब इनपुट आईटीसी तो मिलेगा नहीं, आप सीमेंट पे टैक्स देंगे, आप लोहे पे टैक्स देंगे, आप बाकी चीजों पे टैक्स देंगे, अचानक घर पे जीएसटी नहीं है, इनपुट क्रेडिट किस पे मिलेगा? तो इनपुट क्रेडिट की चेन भी तोड़ दी, ऊपर से ब्लैक मनी का रास्ता खुला छोड़ दिया, और इसीलिए छोड़ दिया जानबूझ के। मुझे आश्चर्य है, मैं कह सकता हूं कि लगभग मैंने उस दिन भी वहां बोला था ट्रेनिंग में, सारे वित्त मंत्रियों ने, कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस चीज का विरोध किया कि नहीं साहब, जीएसटी के रियल एस्टेट को जीएसटी क्यों नहीं लाओ भाई, जीएसटी के दायरे में? कोई जवाब नहीं है, बस लाइए मत, कोई लॉजिक नहीं है, लाइए मत। क्यों है? आप सारे बीजेपी वाले मंत्रियों ने कहा, सारे बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कहा नहीं साहब, रियल एस्टेट के दायरे में नहीं आना चाहिए। मैंने सारे, अरे अच्छा आप एक बात बताओ, अच्छा आपकी बाकी वित्त मंत्रियों से दोस्ती है कि नहीं है? देखिए जीएसटी काउंसिल तो मैटर ऑफ परसेंटेज है, आप ये बताइए केंद्र का जो एक तिहाई हिस्सा है उसने, अरे हम भी तो राज्य थे, चलो हम भी राज्य थे, हम भी तो विरोध कर रहे थे। नहीं अरुण जी, मैं इसीलिए आ रहा हूं उस पर। मैंने कहा कि जब मैं फैक्ट के साथ में चीजें रखता हूं, मैंने चिट्ठी लिखी, अरुण जेटली जी ने कहा इसको दोबारा ओपन करने, एक बार चैप्टर क्लोज हो गया, मेरी चिट्ठी के बाद अरुण जेटली जी ने कहा कि इसको दोबारा ओपन किया जाए, फिर से बीजेपी के मंत्रियों ने कहा नहीं जी ये तो हमने क्लोज कर दिया, इसको क्यों ओपन करना है? अच्छा वो प्रदेश हो गए, वो भाजपा नहीं है। अच्छा आप, अच्छा विजेंद्र जी, अगर केंद्र चाहे तो अपने शासित प्रदेशों को तो ठीक कर ही सकता है ना जी, अगर केंद्र चाहे ना। अरे आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हो राज्यों को? स्टेट में बीजेपी के राज्यों ने बस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने भी क्या गलत किया, जिसने भी किया ब्लैक मनी को सपोर्ट करने के लिए किया, ये नहीं चलेगा कि केंद्र में बीजेपी, तो केंद्र की बीजेपी टूर्नामेंट और राज्यों की बीजेपी गुल्ली डंडा, ये नहीं चल पाएगा। तो अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जरी गोटा की छोटी छोटी चीजें, हैंडीक्राफ्ट, इन सब पे भी 28% टैक्स कर रखा है, करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबको रुकवाएंगे, जाएंगे 3 तारीख को, इन सबका विरोध करेंगे कि नहीं करने देंगे इनको। हैंडबैग की जब बात करते हैं तो बात वही होती है, बड़ा बड़ा लग्जरियस आइटम होगा जी, बड़ा सूट बूट वाला। अरे सर जी, हर एक जेब में पर्स रखा हुआ है, ये पर्स, इस पे भी 28% का टैक्स लगा दिया, बताइए कैसे करेंगे? महिलाओं के पर्स पे छोटे छोटे पर्स और छोटे छोटे एग्जीक्यूटिव पर्स लेके चलते हैं लोग, छोटे छोटे बैग आजकल लेके चलते हैं लड़के लड़कियां, उन पे भी 28% का टैक्स कर दिया। बजट वाला भी, हमारे बजट वाले पे नहीं कर, उस पर भी करने के चक्कर में 5%। तो अध्यक्ष महोदय, होटल इंडस्ट्री वालों ने बड़ा अच्छा कहा, जब हमने यहां होटल इंडस्ट्री वालों को सपोर्ट किया था तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव माहौल था, लेकिन अब होटल इंडस्ट्री वाले बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं इस बात को लेके। कल आए वो अपना लॉजिक लेके, बोले जी थाईलैंड में 6% टैक्स है होटल्स पे, आप यहां पे 28% करोगे, कैसे टूरिस्ट आके रुकेगा यहां पे? भले ही वो हम सोच सकें भाई जो आदमी 5,000 का कमरा अफोर्ड करता है, 8,000 का कमरा अफोर्ड करता है, उसको देने दो बड़ा टैक्स, लेकिन हकीकत यह है कि उसी से टूरिस्ट इंसेंटिव भी होता है ना।
आप सिर्फ टैक्स इकट्ठा करके सरकारी खजाने को लबालब भरने का क्यों सोचते हो? देश के लोगों की जेब भरी रहे, सरकारी खजाना तो अपने आप भरेगा। देश के लोगों की जेब नहीं भरी रहेगी, देश के लोगों की जेब काटोगे, सरकारी खजाना भी नहीं भर सकता। ये प्रिंसिपल देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड करते हुए 2-3 चीजें और कहूंगा जिन पर अभी चर्चा मुझे बाकी भी आगे भी करनी है। कि एक तो पूरे देश के मार्केट का इस वक्त विलिंगली और अनविलिंगली चाइना के मार्केट से कंपटीशन है, और भी कई देशों के मार्केट हमारे मार्केट्स को एकदम ड्रैगन की तरह से झपटने के लिए बैठे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका एक इस डिस्कशन जो मैं बात रख रहा हूं या कई और सदस्यों ने रखी, क्योंकि रखी तो उसका चर्चा में जवाब देना है, इसका एक्ट से लेना देना नहीं है। एक्ट एक प्रैक्टिस है, एक्ट एक फाउंडेशन है। बाकी जो प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करें वो इंपॉर्टेंट हैं आगे के लिए, उनसे नफा नुकसान इन सब की बात होगी। ये संजीव भाई ने बड़ी अच्छी बात उठाई कि साहब ये जो जीएसटीएन कंपनी है, ये अगर 4000 करोड़ रुपए राज्य और केंद्र सरकारों के लगेंगे और वो सीएजी के दायरे में नहीं आएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसको सीएजी के दायरे में आना पड़ेगा। बग्गा जी ने रिटर्न की कम्प्लेक्सिटी की बात उठाई। ये सारी चीजें हैं जो अगली जीएसटी मीटिंग में भी और उससे अगली जीएसटी मीटिंग में भी मैं अपने अंदर से कमिटेड हूं कि हम इसको करवाएंगे ठीक, ऐसे छोड़ेंगे नहीं इसको। मैं अब आखिर में सदन के समक्ष यही प्रस्ताव रखता हूं कि ये जो स्टेट जीएसटी बिल है इसको पारित किया जाए, क्योंकि ये एक्ट इन प्रिंसिपल ओके है। प्रोसीजर्स पे हम हमेशा और भी डिस्कस करेंगे, इनपुट्स देते रहेंगे, जीएसटी काउंसिल में बात करते रहेंगे, इनको चेंज कराएंगे। जो ट्रेडर फ्रेंडली नहीं है, जो व्यापार विरोधी, जो जन विरोधी फैसले वहां से होंगे उनको विरोध करेंगे, उनके खिलाफ डिसीजन लेवाएंगे वहां पे। और मैं जो विशेष भाई ने जो प्रस्ताव रखा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मेरी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं कि लोअर द टैक्स रेट मोर द कंप्लायंस। अगर हम इतना बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं तो एक बार ये रिफॉर्म भी करके देखें कि अगर हम देश में ये 28%, 18% इन सब का लालच छोड़ें, सारे टैक्सेस को 10% कर लें और 5% पे राज्य चलें और 5% पे केंद्र सरकार काम करे। देखें, देश के लोग खुले दिल के लोग हैं, बहुत टैक्स देते हैं। दिल्ली सरकार इसका उदाहरण है। अगर सेंटर में भी इसको करके देखें, उसके वाइड डिसीजन लें, पूरे बाकी राज्यों के वित्त मंत्री भी इस पर साथ दें, तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा टैक्स रिफॉर्म तभी हो पाएगा कि ये 10% तक आ जाए। अगर 5-5% दोनों राज्य और केंद्र बांट लें तो 10% का प्रस्ताव बहुत अच्छा है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा इसको भी पारित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।